दिल्ली में स्थित भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिस में एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन फ्लैग हुई, जिसके बेसिस पे बिहार के बक्सर में एक व्यक्ति को एक गांव से अरेस्ट किया गया। उसके लैपटॉप को सीज किया गया, उसके आसपास जितने मोबाइल डिवाइसेस थे उनको पकड़ा गया और उसके बाद इस व्यक्ति की अरेस्ट का खुलासा हुआ कि इस व्यक्ति अमन कुमार ने अमेरिका की CIA की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक फॉर्म भरकर CIA से पैसे की मांग करी, ये कहते हुए कि उसके पास पुख्ता जानकारी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कैसे ब्रीच करने की क्षमता रखता है। और उसने CIA को बोला कि यदि आप मुझे पैसा देते हैं तो ये पुख्ता जानकारी कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच करके प्रधानमंत्री की जान के ऊपर एक अगर आपको किसी प्रकार का कोई हमला ऑर्केस्ट्रेट करना है तो उसकी जानकारी मुझसे ले लीजिए। जब ये प्रकार के एक कम्युनिकेशन को भारत के बक्सर बिहार के एक IP एड्रेस के तहत भेजा गया अमेरिका की CIA को, उस दौरान भारत की सिग्नल इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास हैं, साथ ही में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को तुरंत ट्रेस करते हुए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को फ्लैग ऑफ किया और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्त में तुरंत लिया। सवाल ये उठता है कि अमन कुमार ने इस प्रकार की एक CIA की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर ये प्रकार की इंफॉर्मेशन CIA को देने की एक रणनीति क्यों बनाई? क्या आज की डेट में ये व्यक्ति इस तरीके का कोई घटना को अंजाम देने की परिस्थिति में था? इस व्यक्ति के पीछे किस प्रकार के मोटिव थे कि वो यहाँ पर पहली बात एक सुरक्षा ब्रीच के अंदर यहाँ इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आया था? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इंटेलिजेंस लैंग्वेज में एक साधारण तरीके से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को फ्लाई पेपर इफ़ेक्ट बोला जाता है। फ्लाई पेपर इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी एक डिलिबरेटली वेबसाइट बनाती है, जैसे अमेरिका की CIA की एक वेबसाइट है और उस CIA की वेबसाइट पर वो एक फोरम बनाती है जिसके तहत कोई भी साधारण व्यक्ति पूरे विश्व में CIA को किसी भी प्रकार की पुख्ता जानकारी के नाम पर उनसे संपर्क साध सकता है। फ्लाई पेपर इफेक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के अमन कुमार जैसे व्यक्तियों को जिसको गिरफ्त में ले लिया गया है, ये जो मानसिक तौर से डिस्टर्ब्ड व्यक्ति होते हैं, इन प्रकार के लोगों को पकड़ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए पहली बात तो सरल हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, यदि भारत के अंदर CIA का अगर कोई एसेट होगा भी तो वो पहली बात किसी भी तरीके का एक IP एड्रेस ऐसा प्रयोग नहीं करेगा जो कि एक ओपन IP एड्रेस है। यहाँ पर जब भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारियों ने इस व्यक्ति को इंटेरोगेशन में लिया, उस समय एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि अमन कुमार एक लोन वुल्फ डिजिटल वॉरियर बनने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, उसने जो ईमेल और जिस प्रकार की जानकारी CIA के फॉर्म में जमा करवाई, उस जानकारी से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी विचारधारा से इंस्पायर होने के बजाय इसका मोटिव केवल पैसा था। और आज वैसे भी बहुत सारे इंटेलिजेंस एसेट्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसे के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट पैसा हम इंटेलिजेंस लैंग्वेज में कहते हैं माइस इफेक्ट, जिसमें मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ईगो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर अमन कुमार के जब पास्ट के इतिहास को स्टडी किया गया तो मालूम चला कि ये व्यक्ति की ईगो इसलिए भी बड़ी हाई है क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ सालों पहले कोलकाता के एयरपोर्ट को भी एक धमकी दी थी कि ये बम से उड़ा देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जिस प्रकार का इसने यहाँ पर कम्युनिकेशन संपर्क साधने की CIA से कोशिश करी, वो एक किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की ओपन कम्युनिकेशन कतई ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर CIA के एसेट्स नहीं हैं।
भारत के ब्यूरोक्रेसी से लेकर, नौकरशाह वर्ग से लेकर, भारत की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, भारत के यूनिवर्सिटीज से लेकर, भारत के एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट से लेकर, भारत के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लेकर डिफेंस के अंदर तक अमेरिका की पेनिट्रेशन पहले भी थी, अभी भी बहुत हद तक है। लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस उनके ऊपर नज़र रखती आती है, ये बात कहना गलत नहीं होगा। उनकी गतिविधियों को न्यूट्रलाइज बार बार किया भी जाता है। वो चीज़ें जाहिर सी बात है कि अखबारों में पेश नहीं की जाती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये व्यक्ति अमन कुमार का यहाँ पर जिस प्रकार का अरेस्ट हुआ, इस अरेस्ट से ये बात डेफिनेटली स्पष्ट हो जाती है कि ये एक लो लेवल डिजिटल न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए पहली बात यहाँ पर आया था। दूसरा, इसका जो यूनिलैटरल आउटरीच था, जिसके तहत इसने डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके एक डिजिटल सिग्नेचर छोड़ने की कोशिश करी, उस डिजिटल सिग्नेचर से ये भी स्पष्ट हो गया कि ये कोई ट्रेंड व्यक्ति तो कतई ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर इस व्यक्ति का इंटेंशन चाहे लो हो, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको जो तुरंत अरेस्ट किया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज को एक पॉइंट पर बहुत केयरफुली इस व्यक्ति का इंटेरोगेशन करने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति का क्या कोई थर्ड पार्टी हैंडलर तो नहीं था। क्योंकि चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिश्री इस मोमेंट पर अमेरिका के एक दौरे पर है। यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एक्सप्लोर करेंगी कि क्या कोई थर्ड पार्टी कंट्री के तहत इस व्यक्ति को प्रोवोक तो नहीं किया गया, या कोई ऐसे हैंडलर के थ्रू जो एक थर्ड पार्टी कंट्री से जुड़ा है, कहीं उसके तहत तो इसको प्रोवोक नहीं किया गया। एक ऐसे समय पर इस प्रकार के ईमेल या इस प्रकार की कम्युनिकेशन को CIA से संपर्क साधने के लिए, वो भी तब जब भारत के विदेश सचिव का एक दौरा अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि के अंजाम देने से इसका खमियाजा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी हो सकता है। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि हो सकता है कि इसके पीछे शायद पाकिस्तान या कोई अन्य देश भी हो, क्योंकि पाकिस्तान इस मोमेंट पर सोच के देखिए, जब वो पूरे विश्व के अंदर अपने आप को एक शांति का नमूना दूत बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे सीज फायर को मैनेज करने की जो कि चंद दिनों में कोलैप्स होने वाली है, वो जाहिर सी बात है कि भारत के इस पर्टिकुलर मोमेंट पर भारत के खास करके अमेरिका के साथ संबंधों में एक डैमेज को क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज़ इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन से तो पता चल ही जाएगी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ की क्या आफ्टर ऑल मंशा थी। लेकिन सबसे घबराने वाली बात यह है कि आज एक डिजिटल एरा में, एक डिजिटल स्पेस में कितना आसान हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी ही क्यों ना देना, जिससे कि भारत के अंदर इस प्रकार के बड़े लोग, बड़े नेताओं को इस तरीके से थ्रेटन किया जाए, इस तरीके से एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए। सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगी, लेकिन थर्ड पार्टी हैंडलर होने की संभावना बहुत डेफिनेट है। धन्यवाद।